सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी ओर से नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज का लेसन 3 चल रहा था और इस लेसन 3 का पॉइंट था द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। तो आज अपना पॉइंट है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, जिसे अपन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। प्रिय छात्रों, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है? द्विनिषेचन और त्रिक संलयन आवर्त बीजी पादपों की मुख्य विशेषता होती है। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादपों को ही अपन एंजियोस्पर्म पादप भी कहते हैं। तो जो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की जो क्रिया है वो कौन से पादपों की विशेषता होती है? आवर्त बीजी पादपों की। प्रिय छात्रों, द्विनिषेचन किसे कहते हैं और त्रिक संलयन किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है कि द्विनिषेचन का अध्ययन किसने किया और कौन से पौधे में किया। देखो, इससे पहले आपने देखा था कि निषेचन क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन का अध्ययन किसने किया था, किसमें किया था, यह बातें अपन पिछले पॉइंट में कर चुके थे। निषेचन के बारे में बताया था मैंने, स्ट्रासबर्गर ने अध्ययन किया था और लेलियम नामक पौधे में किया था। ये बातें अपन ने की थी और वहां सीधा सा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर निषेचन न होकर के एक दूसरा टर्म है और उसका नाम है द्विनिषेचन। और आपको पता है कि द्विनिषेचन का अध्ययन किया था नावास्यन ने। किसने किया था? नावास्यन ने किया था। और कौन से पौधे में किया था? इसने अध्ययन किया था फ्रिटोलेरिया और लेलियम नामक पौधे में। तो इस द्विनिषेचन का अध्ययन, इसका जो अध्ययन था वो सर्वप्रथम किसने किया था? अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम था नावास्यन। क्या नाम था? नावास्यन। इस व्यक्ति ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया और कौन से पौधे में किया? उसका नाम है फ्रिटिलेरिया व लिलियम। ये 2 पौधे के नाम है। इन दोनों पौधों के अंदर सबसे पहले नावास्यन ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का अध्ययन किया था। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। द्विनिषेचन के अध्ययनकर्ता ये हैं, जबकि एक सामान्य जो निषेचन क्रिया थी, उस सामान्य निषेचन क्रिया का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे स्ट्रासबर्गर। ये व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों के अंदर निषेचन का क्या किया था? अध्ययन किया था। अब बात आती है कि द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि 2 बार निषेचन का होना क्या कहलाता है? द्विनिषेचन। लेकिन ये 2 बार निषेचन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये देखेंगे अपन। तो देखिए, आपको मैंने बताया था, ये जैसे आपका भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है और 3 कोशिकाओं का समूह कहलाता है अंड समुच्चय। इधर 3 कोशिकाएं होती हैं और जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच में द्वितीय केंद्रक होता है और इस द्वितीय केंद्रक में 2 क्या पाए जाते हैं? आपके ध्रुवीय केंद्रक। ये भ्रूणकोश की स्थिति होती है। आपको ये भी बताया था कि इस भ्रूणकोश में परागनलिका के द्वारा 2 नर केंद्रक मुक्त किए जाते हैं। तो मान लीजिए ये 2 नर केंद्रक हैं जो भ्रूणकोश में परागनलिका के द्वारा
क्या कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। प्रिय छात्रों, इनमें से एक नर केंद्रक, ये नर केंद्रक और ये भी नर केंद्रक है, ये दोनों क्या है, नर केंद्रक हैं। और आपको पता है ये जो बीच वाली कोशिका है ये कहलाती है अंड कोशिका, और अंड कोशिका जो होती है उसे मादा युग्मक भी कहते हैं। ये तो क्या है, मादा युग्मक, और ये नर क्या है, नर युग्मक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इनमें से एक जो नर केंद्रक होता है ये किधर गति करता है, ये अंड कोशिका की ओर गति करता है। अर्थात एक नर केंद्रक और एक अंड कोशिका ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में संलयन करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने की क्रिया क्या, संलयन करेंगे। संलयन के बाद में एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो एक नर युग्मक और इस अंड कोशिका का आपस में मिलना कहलाता है युग्मक संलयन। इन दोनों के आपस में मिलने की जो क्रिया है इसे कहते हैं युग्मक संलयन, जिसे सिनगेमी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं सत्य निषेचन, इसी को क्या कहते हैं, सत्य निषेचन, और इसी को कहते हैं प्रथम निषेचन। क्या कह रहा हूं मैं कि भ्रूण कोश में जो दोनों नर केंद्रक होते हैं जिन्हें प्राग नलिका मुक्त करती है, इनमें से एक नर केंद्रक अंड कोशिका की ओर जाता है और वो नर केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन कर लेता है, आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों के आपस में संलयन करना क्या कहलाता है, युग्मक संलयन या सत्य निषेचन, या इसे क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन। और इस युग्मक संलयन के द्वारा एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल करके और किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर एक निषेचन हो चुका है। अब इसी के साथ क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर दो नर केंद्रक थे इन, और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहलाते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक शेष बचा हुआ जो नर केंद्रक है वो जाता है किसकी ओर, द्वितीय केंद्रक की ओर। ठीक है, और यहाँ पर ये जाकर के ये आपको पता है कि ये नर केंद्रक है और ये क्या है, मादा के ध्रुवीय केंद्रक है। तो प्रत्येक जो आपको ये गोलाकार धब्बेदार संरचना दिख रही है ये अगुणित केंद्रक होते हैं। यहाँ पर 3 अगुणित केंद्रक आपस में संलयन करते हैं और इनके संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। अर्थात ये तीनों केंद्रक आपस में मिलकर, यानी दो तो हो गए ध्रुवीय केंद्रक, दो तो क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, और इनके साथ मिल जाता है एक नर केंद्रक। ये आपस में मिल करके और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बनता है ये आगे चल करके और क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। तो यहाँ पर भी इसे भी निषेचन ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखो ये ध्रुवीय केंद्रक जो हैं ये किसके हैं, मादा के हैं, और ये जो नर केंद्रक है ये किसका है, नर का है। तो यहाँ पर नर और मादा के अगुणित केंद्रकों का आपस में यहाँ पर संलयन होता है, इसलिए ये भी किसकी तरह कार्य करेगा, ये भी निषेचन की तरह कार्य करेगा, और इसे द्वितीय निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीय निषेचन। तो आपको पता है यहाँ पर 2 निषेचन हो गए, एक हो गया प्रथम निषेचन और एक हो गया द्वितीय निषेचन। प्राथमिक निषेचन के द्वारा या प्रथम निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि द्वितीय निषेचन के द्वारा निर्माण होता है किसका, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको पता है आवर्त बीजी पौधों में 2 बार निषेचन होता है, एक बार युग्मक संलयन और एक होता है त्रिक संलयन। यहाँ पर त्रिक संलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अगुणित केंद्रकों का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। क्योंकि ये जो आपके दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं ये भी क्या है, अगुणित हैं, और नर केंद्रक भी क्या है, अगुणित है।
तो इस प्रकार से दो ध्रुवीय केंद्रकों और एक नर केंद्रक के आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? त्रिक संलयन कहलाती है। तो एक बार होता है युग्मक संलयन और एक होता है त्रिक संलयन। युग्मक संलयन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि त्रिक संलयन के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो आवर्तबीजी पौधों में दो बार निषेचन होता है, एक बार युग्मक संलयन के रूप में और एक होता है त्रिक संलयन के रूप में, इसलिए इसे कह देते हैं द्विनिषेचन। और इस बात का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इस बात का अध्ययन किया था नावास सेन ने। कौन से पौधे में किया था? फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधे में किया था। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखिए त्रिक संलयन होता है, ये निषेचन और त्रिक संलयन। यहाँ पर निषेचन और जो सत्य निषेचन और त्रिक संलयन की जो क्रिया है वो लगभग साथ साथ चलती है। और निषेचन के अंदर जब पौधे में परागण क्रिया हो जाती है, परागण क्रिया से 2 से लेकर के लगभग 25 घंटे तक, यानी 10-12 घंटे के बीच के अंदर इनके अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। तो ये हो गया आपका द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। यदि आपको त्रिक संलयन के बारे में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधी इसके डेफिनेशन लिख सकते हो। और ये डेफिनेशन होती है कि आवर्तबीजी पौधों के भ्रूण कोश में, आवर्तबीजी पौधों के भ्रूण कोश में 3 अगुणित केंद्रकों का आपस में संलयन करना क्या कहलाता है? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल करके त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। यह भ्रूणपोष क्या करता है? परिवर्धनशील जो भ्रूण होता है उसका क्या करता है? पोषण देता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे चलते हैं अपन। इसी में पॉइंट है कि द्विनिषेचन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। आगे का पॉइंट है द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व। और इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यानी द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, ये क्यों पाया जाता है? तो देखिए, द्विनिषेचन का महत्व यह है, आपको पता है यहाँ पर 2 निषेचन होते हैं। एक तो होता है युग्मक संलयन, एक तो क्या होता है? युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन को आप प्रथम निषेचन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम निषेचन। और एक होता है त्रिक संलयन। एक क्या होता है? त्रिक संलयन। और इसे क्या कहते हैं अपन? द्वितीय निषेचन। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर होंगी। आपको पता है युग्मक संलयन के द्वारा, युग्मक संलयन में क्या होता है? अंड कोशिका और नर युग्मक आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। और इनके संलयन से एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और यही भ्रूण बीज के अंकुरण के समय एक नए पौधे का क्या करता है? विकास करता है। इसका मतलब युग्मक संलयन के द्वारा किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो साथ ही देखिए आप त्रिक संलयन में मैंने क्या कहा? 3 अगुणित केंद्रकों का, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन, 3 अगुणित केंद्रकों का जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन के द्वारा किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और यही केंद्रक आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो एक तो बन जाता है त्रिक संलयन के द्वारा बनता है भ्रूणपोष, और युग्मक संलयन के द्वारा बनता है भ्रूण। और इस भ्रूणपोष को कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं इसको? एंडोस्पर्म ये कहा जाता है इसे। अब आपको पता है यदि द्विनिषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा और भ्रूणपोष का निर्माण भी नहीं होगा। तो द्विनिषेचन का पहला महत्व है कि द्विनिषेचन के द्वारा आवर्तबीजी पौधों में
एक तो भ्रूण का निर्माण होता है और एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये जो भ्रूणपोष है वो बनना जरूरी होता है, और बनना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, अपना विकास करेगा, तो उसके परिवर्धन के लिए उसको पोषण की आवश्यकता होती है। और इसको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। तो भ्रूण के साथ साथ उसका पोषण बनना भी जरूरी है, और इस भ्रूण का पोषण बनता है किसमें? भ्रूणपोष में। तो दोनों साथ साथ बनते हैं। भ्रूणपोष बनने के कारण भ्रूण का क्या हो जाता है? परिवर्धन हो जाता है। ये पहला महत्व हो गया। दूसरा, ये तो फर्स्ट महत्व है, इंपॉर्टेंस है। सेकंड ये है कि आपने देखा ये जो भ्रूणपोष होता है, ये एक भ्रूणपोष जो होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, ये भ्रूणपोष संकर ओज की तरह कार्य करता है, हाइब्रिड की तरह कार्य करता है, संकर ओज का कार्य करता है। संकर ओज का मतलब हाइब्रिड वेराइटीज मीन्स ये होता है, हाइब्रिड वेराइटीज का मतलब ये होता है इसमें कि भ्रूणपोष में नर केंद्रक भी होता है, तो उसके साथ मादा केंद्रक भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो किसके होते हैं? मादा के होते हैं। तो इसमें पैतृक लक्षण भी होते हैं और मात्रक लक्षण भी पाए जाते हैं। दोनों के जब लक्षण आएंगे, दोनों की जो डीएनए या अपन कहें गुणसूत्र आएंगे या जीन आएगा, तो वो दोनों के मिलोजुले लक्षण उत्पन्न करेगा। तो दोनों का मिश्रित रूप होगा, वो क्या कहलाता है? संकर ओज। और संकर ओज जो होता है वो अपने पेरेंटल जो पादप होता है, जो मुख्य पादप होता है, उससे लक्षणों में क्या होता है? वो उच्च क्वालिटी का होता है, अच्छे लक्षणों वाला होता है। ये दूसरा महत्व हो गया। तीसरा महत्व ये है कि जब इनके मध्य केंद्रक आपस में संलयन करते हैं, तो इनके जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य का क्या होता है? पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। और जीव द्रव्य के पुनर्विन्यास और नवीनीकरण के द्वारा उसका रिन्यूएबल होता है और लक्षणों में कोई कमी नहीं आती है। तो तीसरा महत्व यह है कि इनका जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य का एक तो क्या होता है? पुनर्विन्यास होगा, और क्या होगा? नवीनीकरण। ये जो पुनर्विन्यास और नवीनीकरण है वो युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं उसी समय होता है। यदि युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होगा तो एक ही लक्षण कई पीढ़ियों तक चलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उन लक्षणों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और उसी को कहते हैं अवसादन या अवनमन। लक्षणों का क्या होना? अवनमन होना या गिरावट आना। तो इसका मतलब किसी लक्षण को लंबे समय तक यदि बनाए रखना होता है तो उनमें फिर जीव द्रव्य का या उनके युग्मकों का क्या करवाया जाता है? संलयन करवाया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपके हैं वो द्विनिषेचन के महत्व होते हैं। तो आपका द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ द्विनिषेचन का महत्व भी हो गया। ये वैसे पॉइंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है? उपयोगी है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में आता भी है। अब नया पॉइंट लेते हैं भ्रूणपोष। नए पॉइंट लेते हैं भ्रूणपोष। पॉइंट है भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष को अपन इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष क्या होता है? किससे बनता है? इसका महत्व क्या है? कार्य क्या है? कितने प्रकार का होता है? ये सारी चीजें देखेंगे। देखो यहां पर आपको भी बताया था मैंने, आवर्तबीजी पौधों में क्या होता है? आवर्तबीजी पौधों में दो क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। दो क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। और ये ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और इसके साथ एक आ जाता है नर केंद्रक। क्या आ जाता है? नर केंद्रक। और नर केंद्रक भी क्या होता है? एन। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपको मैंने बताया था अभी कि ये जैसे ये आपका भ्रूणकोष था। भ्रूणकोष में ये द्वितीय केंद्रक था, और द्वितीय केंद्रक में क्या थे? दो अगुणित केंद्रक थे, और यहां पर एक क्या था? नर केंद्रक। क्या था ये नर केंद्रक था। क्लियर? अब यहां पर ये जो ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक, ये तो दोनों ध्रुवीय केंद्रक हो गए। ये तो क्या है? दोनों ध्रुवीय केंद्रक।
और ये क्या है, ये है नर केंद्रक। अब यहाँ इनको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं, ये जैसे मान लीजिए दो ध्रुवीय केंद्रक हैं और इनके साथ एक आ जाता है क्या, नर केंद्रक। क्या है ये, नर केंद्रक। अब आपको पता है ये भी एन है और ये भी एन है और ये भी एन है। एन का मतलब होता है अगुणित अवस्था। अब तीनों अगुणित केंद्रक आपस में मिल करके और एक कॉमन केंद्रक बनाते हैं और इस कॉमन केंद्रक को इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसका निर्माण हो गया। क्लियर। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये आगे चल करके और किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इस भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है, संचित भोजन पाया जाता है। भोजन के रूप में क्या हो सकता है, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा हो सकती है और वसा के साथ क्या हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है। ये जो भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष परिवर्धनशील भ्रूण का क्या करता है, पोषण करता है। इसका काम क्या है, इसका काम है भ्रूण का क्या करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित। प्रिय छात्रों, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो निषेचन के साथ साथ होता है। जब निषेचन होता है उसी समय क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। क्लियर। अब यहां पर यह भी आ गया कि इसमें आपको पता है संचित भोजन होता है, तो इस संचित भोजन का काम क्या होता है, इस संचित भोजन का काम होता है परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसको न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त होता है, एंडोस्पर्म से प्राप्त होता है, भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन डाल देता है कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रीय अवस्था होती है। यानी भ्रूणपोष में गुणसूत्र कौन सी अवस्था में होते हैं, अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, कैसी कंडीशन में होते हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया कि जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है, अर्थात इसमें 3 अगुणित गुणसूत्रों का क्या होता है, समुच्चय पाया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब विकास के आधार पर, भ्रूणपोष के डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो अब आता है भ्रूणपोष के प्रकार। पॉइंट है भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 टाइप पाए जाते हैं इसके। और 3 कौन कौन से हैं, देखिए इसमें पहला आता है केंद्रकीय, केंद्रकीय भ्रूणपोष, और इसे अपन तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल भ्रूणपोष, लिक्विड एंडोस्पर्म। सेकंड जो आता है वो है कोशिकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष, और कोशिकीय भ्रूणपोष को अपन ठोस भी कह सकते हैं, ठोस भ्रूणपोष कह सकते हैं इसे। और जो थर्ड टाइप आता है वो आता है हेलोबियल या हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष। अब ये 3 प्रकार हैं और 3 प्रकार किसके आधार पर बना रखे हैं, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, कि भ्रूणपोष का निर्माण या परिवर्धन कैसे होता है, इसके आधार पर ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। यहां पर देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष कैसे बनता है, यहां पर देखिए आपको बताया मैंने भी, यहां पर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ एक नर केंद्रक जाकर के क्या करता है, संलयन करता है, और इनके संलयन से एक केंद्रक बनता है और इस केंद्रक को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष, भ्रूणपोष केंद्रक। अब क्या होता है कि ये केंद्रक
धीरे धीरे क्या करेगा, विभाजन करेगा, और ये विभाजन करके और इस प्रकार से बहुत सारे मुक्त केंद्रक बना देगा। और ये मुक्त केंद्रक होंगे, ये आगे चल करके, जैसे मान लीजिए भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है, तो ये इसकी परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, यहाँ पर परिधि भी चले जाएंगे। ये सारे क्या हैं, इनको कहते हैं मुक्त केंद्रक। क्या कहते हैं इनको, मुक्त केंद्रक कहते हैं। और ये मुक्त केंद्रक इसके चारों तरफ परिधि की ओर क्या हो जाएंगे, विन्यासित हो जाएंगे, और बीच में एक बड़ी क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी। तो ये तो क्या हो गए, ये तो है मुक्त केंद्रक। और मुक्त केंद्रक कहाँ स्थित है, परिधि की ओर स्थित है, और बीच के अंदर ये क्या है, बड़ी रिक्तिका। क्या है ये, बड़ी रिक्तिका है। इन केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, भित्ति का, बल्कि ये जो मुक्त केंद्रक होते हैं ये स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो मुक्त केंद्रक होते हैं ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में। और इस भ्रूणपोष का जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें सफेद सफेद आपको कण से दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो केंद्रक होता है जिसमें मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, और ये मुक्त केंद्रक फ्री अवस्था में घूमते हैं, परिधि की ओर स्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष या तरल भ्रूणपोष इसे कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल, केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल आपको पता है, जो कच्चा नारियल होता है, कच्चा नारियल देखा होगा, इस कच्चे नारियल में जो तरल दूधिया पानी होता है, कैसा पानी, तरल दूधिया पानी, तरल जो दूधिया पानी हो, तरल जो दूधिया कहूँ इसको मैं, कच्चे नारियल में दूधिया जो पानी पाया जाता है, तरल पाया जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, केंद्र के भ्रूणपोष का। कहने का मतलब है कि जैसे कच्चा नारियल होता है, उस कच्चे नारियल को अपन तोड़ते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का, हल्के व्हाइट कलर का पानी सा निकलता है। तो उस पानी को यदि आप हथेली में किसी बर्तन में डाल के देखोगे तो वो आपको उसमें छोटे छोटे कण से दिखाई देंगे, और वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या हैं, वो मुक्त केंद्रक होते हैं। तो सीधा कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि निम्न में से तरल भ्रूणपोष का उदाहरण होता है या केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण होता है, तो उसमें आंसर होता है कच्चे नारियल का तरल दूधिया पानी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपको ये डाल दे कि कच्चे नारियल का तरल दूधिया पानी किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। तो प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में इतना ही होगा। कल अपन इसके जो 3 टाइप थे, इन 3 टाइपों में से अपन एक पढ़ चुके हैं अपन। तो इस भ्रूणपोष के जो 2 टाइप बचे हैं, एक कोशिकीय भ्रूणपोष, एक हिलोबियल जो भ्रूणपोष होता है, और एक भ्रूणपोष के कार्य जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके। और एक बात और है प्रिय छात्रों कि आपका जो ये लेसन चल रहा है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, आरबीएससी की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग विद पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। और इसको आप इससे अपना जो पॉइंट है, ऑनलाइन क्लासेज का जो पॉइंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।